तुझसे है जिंदगी, या तू मेरी बाहों में, सब। लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि तीनों में फर्क है। मुझको इरादे दे, तू मेरी बाहों में, तुझसे है जिंदगी, तीनों ही मीटर में है, लेकिन कुछ अलग है तीनों एक दूसरे से। तो क्या है वो अलग, ये महसूस करने की बात है, फील करने की बात है। तो वो जब महसूस करने की चीज आपके अंदर भगवान दे देता है, या और कुछ आप अपने अनुभवों से, जिन चीजों को आपने देखा, सुना, पढ़ा, जिस तरह के लोगों से आप मिले, जो आपकी जीवन की एक यात्रा रही, इन, और फिर भाषा का आपके पास खजाना है, इन सब से, ये सब एक साथ काम करते हैं। मजेदार बात है कि ये सब अलग अलग सेक्शंस में बांटे नहीं जा सकते, ये सब एक साथ काम करेंगे, एक साथ मिलके आपके दिल दिमाग से एक साथ जुड़कर इस तरह के संप्रेषण हो, तब जाके एक अच्छा गीत रचा जा सकता है। तो गीतकार बनने के लिए कुछ प्रयास होता है, और कुछ मतलब ऊपर से भगवान की दी हुई कुछ क्षमताएं आपको मिलनी चाहिए, जिसमें मुझे लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बहुत आपका भावुक किस्म का इंसान होना, कल्पनाशील होना, और शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान, और थोड़ा जो एक शब्दों का फोनेटिक्स होता है, हर शब्द की एक ध्वनि होती है, उसका अगर आपको थोड़ा आइडिया है, अंदाजा है, तो इन सब चीजों से कुल मिलाकर आप एक गीतकार अच्छे बन सकते हैं। ये सारे एलिमेंट जो हैं वो एक गीतकार के लिए बहुत आवश्यक है। संदीप जी जी मतलब जो है आप देखिए, एक मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि सर आपकी पहली फिल्म आपकी कौन सी थी? पहली फिल्म जो मेरी रिलीज फिल्म है उसका नाम है भूत। अजय देवगन उसके हीरो थे। 2003 में वो रिलीज हुई थी, और उस फिल्म में मैंने एक गाना लिखा था, और वो फिल्म थी। लेकिन मैं उसके वक्त मैं एक और फिल्म साइन कर चुका था, पैसा वसूल, जो जिसकी प्रोड्यूसर थी मनीषा कोइराला जी। मनीषा कोइराला और सुष्मिता सेन थे उस फिल्म में। उसके सभी गीत मैंने लिखे थे, तो दोनों फिल्म साथ साथ बन रही थी। बट रिलीज पहले भूत हुई है, इसलिए भूत मेरी पहली फिल्म मानी जाती है। बट साइन मैंने पहले की थी, मतलब ऑलमोस्ट एक ही दिन में दोनों फिल्म साइन की थी, पैसा वसूल और भूत। बट पैसा वसूल रिलीज बाद में हुई है, तो रिलीज के हिसाब से पहली फिल्म भूत है, जो 2003 में रिलीज हुई थी। अच्छा सर, ये मुझे मतलब बताने में बड़ी खुशी हो रही है। आपकी आवाज बहुत इको हो रही है, मैं समझ नहीं। आज से मतलब कई साल पहले वो एक गाना मैंने आपका सुना, कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ। और उस गाना, वो मेरा मतलब पसंदीदा गाना था, और उसको मैंने, मुझे मालूम नहीं कि आपने लिखा है वो, हमारा मतलब समझिए कि तब से लेके आज तक वो मेरे मोबाइल में भी है। और उस गीत को मैं मेरा ख्याल से सैकड़ों बार सुन चुका हूँ। उस गीत में एक जो फिलॉसफी है, जिसे कहते हैं जीवन का एक जो दर्शन है, वो गजब है, गजब कमाल का है। तो सर ये बताइए कि उस गीत को आपने कैसे लिखा? मतलब इतना सुंदर गीत कैसे लिखा आपने? वो मेरी 5वीं या 6वीं फिल्म थी, और मुझे पहला नामांकन, नॉमिनेशन उसी गीत के लिए मिला था, और उसको आदरणीय लता मंगेशकर जी ने गाया है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरी जीवन में लता जी का एक गाना आ गया, क्योंकि उस वक्त लता जी की आयु लगभग 76 वर्ष के आसपास हो गई थी, 75 वर्ष उनके क्रॉस हो चुके थे। ये गाना 2004 में रिकॉर्ड हुआ था, और ये फिल्म रिलीज हुई थी 2005, 21 जनवरी 2005 को। फिल्म का नाम था पेज 3। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार कई डिपार्टमेंट्स में मिला है, और इसके निर्देशक थे मधुर भंडारकर साहब। तो मैं उसके पहले 4-5 पिक्चरें कर चुका था, और तो उस फिल्म के जो संगीतकार थे मिस्टर शमीर टंडन, उनके साथ मेरी दोस्ती थी, और हम लोग साथ में कुछ कुछ गाने बनाते थे, और कुछ वो एड जिंगल्स वगैरह भी करते थे, यानी विज्ञापन के कुछ काम करते थे, वो भी मैं लिखता था। तो एक दिन उनका फोन आया कि कहाँ हैं आप, जल्दी से जुहू के JW मैरिट में आ जाइए, और मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो वहां पहुंचता हूँ मैं, तो पता चलता है कि वहां मेरे साथ मुलाकात हो रही है मधुर भंडारकर जी की। मधुर भंडारकर जी की पहली पिक्चरें कई आ चुकी थी। मैं उनकी फिल्म थी एक तब्बू, जिसमें काम किया था, उसका नाम था चांदनी बार। तो उस फिल्म को मैं बहुत पसंद करता था, लेकिन उस फिल्म में म्यूजिक नहीं था, वो ड्रामा जॉनर था उस फिल्म का, बड़ी ड्रामेटिक फिल्म थी। उसका जनर। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ पेज 3, और इसकी कहानी भी थोड़ी असामान्य है, सीधा हीरो हीरोइन प्रेम प्रेमिका जैसी कहानी नहीं है। 3 लड़कियों की, अगर किसी ने वो फिल्म देखी होगी तो फिल्म की कहानी थोड़ी डिफरेंट और उलझी हुई कहानी है। तो तो उस कहानी को उन्होंने थोड़ा खाका बताया, कहानी का मुझे खाका बताया, बिकॉज उसकी कहानी इतनी उलझी हुई थी कि पूरी कहानी बताना और समझाना बड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने मुझे मोटा मोटी कहानी के बारे में बताया, और उसमें से एक शब्द निकल के आया कि रिश्तों की कहानी है, ये रिश्तों का मसला चल रहा है।
ये समझ में आया कि रिश्तों की बात है। तो एक रिश्ता मेरे दिमाग में रह गया। फिर जो उसके संगीतकार थे, एक दिन हम लोग शाम को मिले कि यार मिलते हैं चलो, और हम लोग ऐसे ही, संडे का दिन था शायद, मुझे याद नहीं, सैटरडे था, कुछ छुट्टी का दिन था, तो थोड़ी भीड़ कम थी सड़क पे, और हम दोनों उनकी कार में, हम दोनों घूमते हुए जा रहे थे, वो चला रहे थे, मैं बगल में बैठा हुआ था। और एक सेकंड माफ कीजिए, एक फोन आ रहा है, एक सेकंड। जेपी जी, मैं एक वेबिनार में हूँ, खत्म करके फोन करता हूँ। एक वेबिनार मेरा वेबिनार चल रहा ऑनलाइन। तो हम दोनों कार में घूम रहे थे और बात कर रहे, सोच रहे थे इस गाने के बारे में कि क्या, अच्छा ये गाना, धुन और गाने की लाइन साथ साथ ही बनी, मतलब मैं कुछ लाइन बोलता चला गया और हाथ के हाथ वहीं पर वो समीर टंडन उसको गुनगुनाते चले गए। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि जो कहानी का मजमून था, जो कॉन्टेक्स्ट था कहानी का, वो ये था। तो उसमें मैंने लगा कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे। और मुंबई एक महानगर है, हम लोग छोटे शहरों से आए हैं, तो आप समझ सकते हैं। उसमें भी फिर हम चूंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, बॉलीवुड में बड़ी कट थ्रोट, बहुत गला काट प्रतियोगिता है वहां पर। तो क्या कहते हैं, तो हमने एक लाइन है कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, तो ये लाइन एकदम जम गई, मतलब लगा कि ये कोर थॉट है, मतलब यही, इसे के इर्द गिर्द हमको इसमें जाना है। फिर हम लोग बातचीत करने लगे, तो शाम को फिर हम लोग रुके और एक रेस्टोरेंट में बैठ के चाय वाय पीने लगे। तो 2-2.5 घंटे ऐसे घूमते रहे, और उसमें मोटा मोटी गाना हमारा बन गया कि कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे, दो पल मिलते हैं, साथ साथ चलते हैं, जब मोड़ आए तो बच के निकलते हैं। अब उसमें मोड़ का एक मतलब है, दो पल का एक मतलब है। तो अच्छा, उसमें फिर जब ये गाना बन गया और गाना सबको पसंद आया, जैसा आपको, अच्छा उसमें अच्छी बात ये थी कि सरल शब्दों में, सरल तरीके से एक बड़ी बात आ गई, और फिल्म की जो कहानी है, उसका जो पूरा थीम है, पूरी कहानी को एक गीत में आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से। तो जो सब लोग बोले यार ये गाना फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि लता जी से गवाया जाए। अब ये सुन के तो मैं उछल गया कि मुझे, चलो यार ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि तब अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, ये सब लोग मेन सिंगर्स थे। लता जी बहुत कम गाने गाती थी, आशा जी फिर भी गाती थी। तो अब लता जी को जब फोन किया गया, तो लता जी के जो मैनेजर साहब हैं, मिस्टर देशमुख, उन्होंने कहा दीदी तो गाना अभी गाती नहीं है जल्दी से, लेकिन बहुत ही असाधारण गाना होगा तो वो गा सकते, तो उनको कहा जा सकता है। तो उन्होंने कहा भाई कम से कम बात तो करा दीजिए। तो फिर मधुर भंडारकर साहब ने उन्होंने कहा, तो दीदी करीब 1 हफ्ते के बाद उसे एक अपॉइंटमेंट मिला फोन पे। तो दीदी ने से बात हुई, हम लोग प्यार से सब दीदी, लता जी को दीदी कहा जाता है इंडस्ट्री में, सब हम लोग दीदी कहते, लता जी कहते हैं। तो उन्होंने फोन पे ये कहा, और फोन का माइक ऑन था, हम सब सुन रहे थे, क्योंकि बात एक ही आदमी कर सकता था। तो मधुर भंडारकर जी ने उनको मराठी में नमस्कार करके बोला, दीदी ऐसा ऐसा है, हम एक फिल्म बना रहे हैं और हमने एक गाना बनाया है, हम चाहते हैं आप अपना स्वर दें। तो दीदी ने एक ही बात कही, भैया गाने के बोल अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आजकल संगीत तो अच्छा बनता है लेकिन बोल अच्छे नहीं आते, और अगर बोल अच्छे नहीं होंगे तो मैं गाना नहीं गाऊंगी। अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई भैया की, बोल करेक्ट नहीं हुए तो दीदी गाना नहीं गाएंगे, गाने को फिर से एक बार पढ़ लो और इसको ठीक ठाक कर लो, क्योंकि उन्होंने कहा पहले बोल भेजो। अब मेरे को पसीना आ गया कि अगर ये गाना नहीं हुआ तो मेरी नाक कटेगी, सारा ठीकरा मेरे सिर पे फूटेगा। मैं फिर उस गाने को बार बार पढ़ रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि कौन सा शब्द इधर से उधर करूं, लेकिन मैं कुछ ज्यादा उसमें परिवर्तन कर नहीं पाया। मुझे लगा जो दिल से निकला है और स्वाभाविक रूप से आया है, अब यही भेजते हैं। तो मैंने कोशिश भी करी, उसका दूसरा तीसरा ड्राफ्ट बनाया, लेकिन वो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो मैंने कहा उनसे ईमानदारी से कहा 2 दिन बाद कि सर मुझे इस गाने में कोई तब्दीली समझ में नहीं आ रही है, और भगवान का नाम लेके दीदी को भेजिए, देखते हैं क्या है किस्मत में। वो गाना, उसके बाद उस गाने को धुन के साथ एक दूसरी लड़की से गवा के, जिससे दीदी फील ले सके गाने का, और उसको भेज दिया गया कैसेट पर करके। 4-5 दिन तक फोन उठा नहीं उनके मैनेजर का। करीब 15 दिन के बाद एक फोन आता है वहां से कि भाई दीदी को गाना अच्छा लगा है और दीदी कह रही है कि वो गाना गा देंगे। तो हम लोग की जान में जाना ही, मुझे याद है कि मधुर भंडारकर जी ने हम सबको बुला के मिठाई खिलाई कि भाई गाना अप्रूव हो गया है और बढ़िया है, अब गाना हो जाए। लेकिन इस गाने को होने में करीब 4-5 महीने का समय लगा, क्योंकि लता जी की तबीयत ठीक नहीं थी। और वो तो हम लोग वो 2-3 बार स्टूडियो में आई, लेकिन गाना नहीं गाया उन्होंने बैठ के बातचीत की और फिर वो वापस चली गई। हम लोग बड़ा डर रहे थे कि ऐसा ना हो यार फाइनली गाना ना हो। तो उन्होंने कहा आप घबराइए मत, ये गाना मैं गाऊंगी, मैं आप थोड़ा धीरज रखिए। मुझे तारीख याद है 26 जून सन 2004।
उस दिन लता जी के ऑफिस से घर से फोन आया सवेरे कि आज लता दीदी शाम को गाना रिकॉर्ड करेंगी। हम लोग सब एकदम तैयार हो गए। अच्छा, उसके पहले भी जब वो स्टूडियो में आती थी तो हम लोग नारियल और वो सब मंगा के रख लेते थे, मिठाई उठाई, कि नारियल फोड़ के गाना रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन गाना रिकॉर्ड नहीं होता था। इस बार भी हम लोगों ने मंगा के रखा और मधुर जी ने मुझे फोन करके कहा, यार तू मुझे तब फोन करना जब दीदी गाना शुरू कर दें। मैंने कहा ठीक है। उस दिन वो आई और क्या कहते हैं, उनका फिर फोन आता रहा कि दीदी ने बांद्रा क्रॉस कर लिया, कि दीदी जुहू पहुंच गई। अब अंधेरी में रिकॉर्डिंग थी, फिर दीदी आ गई। वही उनका चिरपरिचित अंदाज, सफेद साड़ी, दीदी का मुस्कुराता हुआ चेहरा, और उस दिन की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल अलग थी। आते ही उन्होंने मुझे मेरा वो गाने का जो वो है कैसेट वापस कर दिया, ये लीजिए कवि जी। अच्छा, वो मुझे प्यार से जब नाम भूल जाती थी बात करते करते तो कवि जी कह देती। ये पुराने लोगों का अच्छा तरीका है सबको, छोटों को भी एक सम्मान देने का, प्यार देने का। तो सुन पा रहे हैं आप लोग? आवाज आ रही है? जी आ रही है जी आ रही है। जी उसके बाद बस उस दिन दीदी ने पूरे रॉ में थी दीदी, और 1.5 घंटे के अंदर वो गाना रिकॉर्ड हो गया। और जैसा आप कहते हो कि सबके दिल के बड़े करीब है, वो बाद में वो फिल्म में वो गाना आया, बहुत हिट हुई वो फिल्म, बहुत उसको पुरस्कार मिले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय। और मेरी किस्मत अच्छी थी कि उसी फिल्म में एक और गाना मुझे मिला जो आशा जी ने गाया, आदरणीय आशा जी ने गाया, हुजूर हुजूर आला, जो मैंने लिखा था। तो मेरी 6वीं फिल्म में मुझे आशा जी और लता जी दोनों एक साथ मिल गए, तो ये हमारा एक सौभाग्य रहा। तो इस तरीके से उस गाने की जर्नी रही, जो आपने कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पे की बात की। अच्छा सर, मैं आपको एक बार और बताऊं। जी। कई साल तक उस गाने को सुनने के बाद, और मुझे दिमाग में एक यही भ्रम रहा कि गुलजार जी का लिखा हुआ गाना है वो। तो मुझे समझिए कई 2-3 साल के बाद जब मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया में मित्र हैं तो उन्होंने कहा कि ये तो संदीप जी का लिखा। मैंने कहा कमाल है। तो वो गाने की जो जैसे कहते हैं जो लिखने का भाव है, उसके शब्द हैं, वो गजब है, कमाल के हैं। अच्छा सर, उसके बाद एक बार ये बताइए कि ये आपकी जो आस्की 2 का जो गाना है, वो भी मुझे लगता है कि एक माइलस्टोन गाना है। पिछले 4-5 सालों में दिल को छूने वाला इतना गाना जबरदस्त नहीं बना। तो इस गाने की क्या कहती, क्या वो रही, थोड़ी सी स्टोरी बताइए आप। उस गाने के जो गायक हैं और संगीतकार, उनका नाम है अंकित तिवारी, वो भी कानपुर से ही है। उनका घर काकादेव इलाके में है उनका घर। मैं जा चुका हूं उनके घर पे भी। तो उनसे मेरा परिचय ये शमी टंडन नहीं कराया था, जो पेशतरी का संगीतकार थे, उन्होंने मेरा उनसे परिचय कराया। तो मेरी फोन पे उनसे बात हुई। तो जब फोन पे उनकी बात हुई, उनके टोन से मैंने कहा कि तुम कानपुर के रहने वाले हो क्या? बोला अरे आपको कैसे पता चला? मैंने यार मैं कानपुर के आदमी को तो 1000 आदमी में पहचान लूंगा, आवाज सुन के तो पहचान ही लूंगा। और फिर वहां से मेरी उनकी आ रही आवाज आपको? हाँ। तो फिर उनसे मेरा एक परिचय हो गया, और चूंकि वो कानपुर से हैं इसलिए ज्यादा घनिष्ठता हो गई। फिर वो लोग हर सैटरडे संडे को मुझे बुलाने लगे। वो दादा कहते थे, मुझे कहते हैं मतलब कि दादा संडे को आ जाइए, कुछ गाने बनाते हैं। तो हम लोग अक्सर संडे सैटरडे छुट्टी के दिन बैठने लगे साथ में। तो एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया कि दादा मैंने एक गाना बनाया, मैं चाहता हूँ कि इस गाने को थोड़ा सूफी अंदाज में लिखा जाए। तो उन्होंने मुझे बुला के गाने की धुन सुनाई, और मैंने उनको कहा देखो क्या करते हैं लोग, सूफी के नाम पे कुछ भी लिखते हैं और बाद में मौला 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 कर देते हैं और उनको सूफी समझ लेते हैं। मैंने कहा सूफी गाना तभी हो सकता है जब उसके अंदर बहुत सारा दर्शन हो, फिलॉसफी हो। तो उन्होंने कहा दादा जैसा आपको ठीक लगे आप करिए, मैंने तो इसको सूफी गाना सोचा है मन में। तो फिर उन्होंने मुझे वो धुन सुनाई, और हमने वो गाना जो पहले मुखड़ा है, मुझको इरादे दे, कस्में दे, वादे दे, मेरी दुआओं के इशारों को सहारे दे, इस तरीके से पूरा लिख दिया। लेकिन तब ये हमने बना के रख लिया था, ये पता नहीं था किस फिल्म में जाएगा क्या है। फिर करीब 1 साल के बाद भट्ट साहब के साथ इन लोगों का परिचय हुआ, और इन्होंने जो है उनको ये गाना सुनाया। और उस वक्त आशिकी 2 बन रही थी, पिक्चर काफी बन चुकी थी, और फिर उसमें ये गाना सिलेक्ट हुआ। पर उसके जो अंतरे हैं कि मंजिले रुस्वा है, खोया है रास्ता, ये सब हमने बाद में, जब हमारी फिल्म में ये गाना अप्रूव हो गया, मुखड़ा अप्रूव हो गया, फिर उसके डायरेक्टर मोहित सूरी ने मुझे गाने की थोड़ी सिचुएशन बताई, फिर हमने उसको तैयार किया, और उसके बाद इस तरीके से ये गाना रिकॉर्ड हुआ। लोगों को लग रहा था इस गाने में बहुत ज्यादा शायरी है कि ख्वाबों की बारिशों को मौसम के पैमाने दे, और थोड़ा ये सुन रहा है ना तू रो रहा हूं मैं, थोड़ा अजीब सी लाइन है। पता नहीं गाना इतना लोग लेंगे कि नहीं। आज खासकर यूथ को लेकर लोगों के दिमाग में था कि आज का यूथ जो है बहुत थोड़ा सरल
भाषा पसंद करता है, इसमें थोड़ी ज्यादा आपने गहरी पोइट्री कर दी, फिलोसफी ज्यादा है इसके अंदर। लेकिन फिर वही था कि मन की आवाज थी, मैंने कहा यार देखो फिर मैं कुछ नया लिखता हूँ, इस गाने को हटा दो, फिर इसको खराब नहीं करेंगे, ये मुझे लगता है जैसा है अच्छा है। तो मेरे कन्विक्शन को, और मैं चूंकि इतना काम कर चुका था और मोहित सूरी को बड़ा भरोसा था मेरे ऊपर, तो उन्होंने कहा ठीक है, संदीप जी कह रहे हैं, इतना जोर दे रहे तो गाने को ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। और फिर वो गाना वैसा ही गया जैसे मैंने लिखा। और जब गाना रिलीज हुआ तो फिर तो रेस्ट इज द हिस्ट्री। बहुत जल्दी वो गाना जो है छोटे बड़े हर तरह के लोग, और अच्छी बात क्या है कि मैं पूरे विश्व में जहां भी जाता हूँ, वहां जब जो भारतीय हैं या नॉन इंडियंस भी हैं, जो दूसरे भाषा के लोग, वो लोग भी मुझे ये गाना पूरा गा के सुना देते हैं। खासकर जो मुखड़ा उसका बहुत लंबा है, लेकिन एक एक लाइन गा के सुनाते हैं, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, याद है लोगों को। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं एक बार अमेरिका में, मुझे एक चाइनीज लड़के ने पूरा गाना गा के सुनाया। फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया में एक गोरी लड़की थी, ऑस्ट्रेलियन थी, उसने पूरा गाना गा के सुनाया गिटार पे। तो मैंने कहा अरे भाई, इन लोगों को तो पूरा गाना याद है, जबकि ये उनकी भाषा भी नहीं है। तो और कोई बहुत बड़े हीरो की हीरोइन की फिल्म भी नहीं थी, फिल्म के हीरो हीरोइन नए थे तब, श्रद्धा कपूर और आदित्य राय कपूर। लेकिन लोगों ने उस गाने को बहुत मतलब सपोर्ट किया, और गाना काफी हिट हुआ और आज भी लोग पसंद करते हैं। और मैं अपनी बात बता दूं कि वो गाना मुझे इतना पसंद है कि मतलब आज भी अगर मैं उसको 2-3 बार 4 बार सुन लूं तो मैं थोड़ा सा उदास हो जाता हूँ, और मतलब जैसे कहते हैं बीपी मेरा लो हो जाता है। वो मेरा मतलब मेरा वो गाना जो है आपका, वो उसके एक एक शब्द जो है मेरे मतलब बहुत दिल के बहुत अंदर उतरे हुए हैं। सर देखिए, एक आर्टिस्ट के लिए सुनने वाले ही खुदा हैं, आप ही भगवान है हमारे। अगर हमारी बात कोशिश आपके दिल तक पहुंच गई तो समझ लीजिए कि हमारा काम सफल हुआ। जी जी जी। अगला सवाल किसी का? सर और कुछ बताइए अपनी। हाँ कुछ नहीं, अब तो बस हम करते जा रहे हैं। हम का कोई सवाल? हाँ जी, हाँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछें। कोई? हाँ, मैं मैडम मिसेस घोष, आप कुछ पूछिए। उनका शायद म्यूट है क्या? मिसेस जी जी जी, हेलो, किसी की आवाज आ रही है, वो करिए, अनम्यूट करिए। हाँ संदीप सर, नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार नमस्कार। आपने ये मैडम आपकी, हाँ जी पूछिए। अभी आप ये कह रहे थे कि मैं बंगाली हूँ, मुझे ये जी जी, আমি বাঙালি। হ্যাঁ একটু বলুন তো কিভাবে আপনি বাঙালি মিন্স আপনার মা বাঙালি না মানে মা বাঙালি বাবা বাঙালি দুজনেই বাঙালি। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনি নাথ লেখেন? আচ্ছা তো নাথ তো বাঙালিও আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, সন্দীপ नाथ। तो आपने की बांग्ला, मतलब हम हिंदी में ही पूछ रहे हैं, आपने क्या बांग्ला गाने भी लिखे? हाँ, बांग्ला गाने मैंने लिखे हैं, कुछ एल्बम्स लिखे हैं, और बांग्ला में मैं कुछ गाने कर रहा हूँ जो मैं गाऊंगा। स्पेशली रविन्द्रनाथ टैगोर का गाना है आमारो परानो जाहा चाय, ये गाना गा रहा हूँ। और एक लालन फकीर का गाना है मिलन होबे कत दिने, ये गाने मैं बहुत जल्दी गाऊंगा। और मैं बांग्ला गाने भी लिख रहा हूँ और उनको धुन भी बना रहा हूँ। बहुत खुशी हुई। संदीप नाथ। हाँ, और हाँ सर, ये कोई पूछ रहे हैं कुछ? जी जी बोलिए। हेलो, हाँ जी बोलिए। है कि एक आपका वो गीत जो आपने एक बार पहले भी वो आ चुका है कि वो रंगरेज, तो रंगरेज थोड़ा सा उसकी रंगरेज भी बड़ा जबरदस्त आपका बहुत अच्छा गाना है, तो उसका थोड़ा सा एक मुखड़ा हमें सुनाइए प्लीज, हम लोगों को सभी को। और उसमें आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि वो जो रंगरेज गाना है वो सर ने खुद गाया है, आवाज भी खुद दी है, और बहुत बेहतरीन गाया है। मतलब मैंने तो सुनने में जो सुना तो मुझे लगा कि मतलब इतनी अच्छी उसमें जो खींच है वो बहुत जबरदस्त खींच है, बहुत जबरदस्त। मैं रंगरेज का एडलिप गा देता हूँ। ओ रंगरेज तेरे रंग में रंग जाऊं मैं, थोड़ा काला थोड़ा उजला हो जाऊं मैं। ओ रंगरेज मेरे रंगरेज, ये उसका एडलिब है।
बाकी गाने के लिए तामझाम है आगे की लाइनें, तो आप लोग YouTube में जाके गाने को सुने। बहुत बढ़िया। हेलो, ये थोड़ा सूफियाना गाना है। यशपाल तुली सर का ये गाना हम लोग अपनी एक शॉप में है उसमें इस्तेमाल कर चुके हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि देखिए इतना एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद भी इनके अंदर कोई मतलब जैसे कहते हैं वो नहीं है कि कानपुर को लेकर इनकी बड़ी देखिए बहुत अच्छी भावना है कि इन्होंने उस फिल्म के लिए कोविड-19 के दौरान लोगों ने फिल्म बनाई, तो उनका गाना भी हमने सर का एक मैसेज बहुत अच्छा था, खूबसूरत सा आया। मेरे गुरु हैं और मतलब जो है हम लोग की यही शुभकामना होगी कि मतलब आप कुछ और उमेंद्र जी यशपाल तुली जी हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे क्लास टीचर रहे हैं हाई स्कूल में। वो कुछ पूछना चाह रहे हैं, उनको जरा लाएंगे क्या स्क्रीन पे? यशपाल तुली जी धामपुर से हैं, वो अभी दिखाई दिए थे, स्क्रीन पे आए थे यशपाल तुली जी। हाँ संजीव, मेरी आवाज सुन रहे हो? जी 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 जी, यस, बोलिए सर, बोलिए सर, नमस्ते सर। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा हूँ धामपुर से कानपुर, कानपुर से बम्बई है, ये जो लंबा सफर है, और फिर बम्बई में जो संघर्ष तुमने करा है उसके बारे में बताओ, क्योंकि धामपुर में जब मैंने कार्यक्रम करा था नाट्यदीप के माध्यम से, तो तुमने बहुत विस्तार से बताया था, और वो बहुत इंस्पायर्ड था, जो नौजवानों के लिए वो एक अच्छा संदेश था जो तुमने संघर्ष किया, जिस तरह से करा तुमने बताया कि कहाँ मैं सड़कों पर, कहाँ मैं अब, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसको 2-4 लाइन कहो, नौजवानों के लिए इंस्पायर करो। जी सर, मैं बताता हूँ क्या है सर। एक अच्छी बात यह कि हम लोग चूंकि छोटे शहरों में रहे हैं, साइकिलों पे चलना, अब मेरा कॉलेज मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था, RSN कॉलेज, तो मैं शुगर मिल से और RSN 5 किलोमीटर सवेरे जाता था, फिर आता था शाम को, फिर क्रिकेट खेलने के लिए जाता था 5 किलोमीटर, फिर आता था। तो सोचिए 20 किलोमीटर तो मैं साइकिल ही चलाता था। तो जो छोटे शहर के लोगों का ये क्वालिटी होती कि उनको संघर्ष जैसा लगता नहीं है। सड़कें नापना और ये सब चीजें, हम पसीने में लथपथ हो जाना, ये सब चीजें हम हंसते हंसते मुस्कुराते कर सकते हैं। तो आप विश्वास करेंगे कि मेरे अंदर वो छोटे शहर का लड़का आज भी एक जिंदा है, और मैंने कभी उसको अपने अंदर से जाने नहीं दिया है। वही मेरी कमाई है। तो जब मैं मुंबई पहुंचा, जैसा होता है मुंबई में आमतौर पे हम लोग छोटे शहर से जाते हैं, हमें मुंबई के साथ अपने आप को एडजस्ट करने में कई साल लग जाते हैं, क्योंकि मुंबई की अपनी एक गति है, उसका अपना एक सिस्टम है, और फिर उसके अंदर जो स्पेशली जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां पर। लेकिन वही है कि अगर आप अपने निश्चय में एकदम पक्के हैं और आपने जो ठान लिया वो आपको करना है, तो आपको मददगार भी मिलते हैं। वहां पर लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझे हेल्प की। मैं एक छोटे से कमरे में रहता था शुरू में कुछ महीनों तक, जिसमें 2-3 लड़के साथ में रहते थे। फिर वो सब आज भी मेरे दोस्त हैं। फिर उसके बाद मैंने जब देखा कि तुरंत फिल्मों में काम नहीं मिल पाएगा, तो मैंने वहाँ कुछ दिनों नौकरी कर ली और छोटी सी पोस्ट में घुसा, लेकिन 6 महीने में कंपनी का हेड बन गया। और फिर इस तरीके से लगभग 2.5-3 साल में नौकरी करता रहा और फिल्मों के लिए स्ट्रगल जिसे कहते हैं वहां पर कोशिश करता रहा। फिर जब मुझे कई फिल्में मिल गई तो मैंने वो नौकरी छोड़ दी। लेकिन वो जो शुरू का 2-2.5 साल का दौर था वो काफी जद्दोजहद का रहा, काफी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैं मुस्कुराता रहा। और बस वही है कि आप अगर अडिग रहें और कोशिश करें तो आपको आपके मददगार लोग मिल जाते हैं, और आपका पथ भी भगवान जो है वो सुनिश्चित कर रहे होते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? मैं कह रहा हूँ सर, अपने आने वाली फिल्म जो है जी सर, जो प्रोजेक्ट हैं उनके बारे में कुछ जानकारी दीजिए सर। मैंने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है DNA में गांधी जी, वो जल्द रिलीज होगी, उसकी भी कोशिश चल रही है। उसको मैंने निर्देशित भी किया है। इसके अलावा मेरा अगला गाना है इश्क निराला। मैं आज पहली बार आपके वेबिनार में बता रहा हूँ। इश्क निराला वो ऑलमोस्ट उसका फाइनल स्टेज पे काम चल रहा है ऑडियो का, और उसका वीडियो जैसे ही थोड़ा सा कोविड का असर कम होगा, क्योंकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसको राजस्थान में, मतलब मुंबई के बाहर शूट करेंगे, तो फिर हम लोग शायद उस गाने को अक्टूबर या नवंबर में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। तो ये 2 प्रोजेक्ट रेडी हैं। इसके अलावा 2-3 फिल्मों के लिए मैंने गीत लिखे हैं, वो बन चुकी हैं। हम सब वेट कर रहे हैं कि थोड़ा सिनेमा हॉल खुले तो उनका रिलीज होगा। तो करीब मुझे लगता है कि 2020 के नवंबर से एक्टिविटीज काफी आपको मिलेंगी, मेरी रिलीज होने वाली एक्टिविटीज मिलेंगी। तो सर बस अब आपसे
ये जब भी कानपुर आए तो एक बार हम लोग कहीं जरूर, मैं इंतजार कर रहा हूँ कि थोड़ा कोविड कंट्रोल में आए तो मुझे आना है, कानपुर आना है, तो बिल्कुल आप लोगों के साथ रूबरू बैठ के बातचीत करेंगे, क्योंकि आप तो सर कानपुर की शान है ना, और मतलब जो है आपका जो एक कंट्रीब्यूशन है फिल्म इंडस्ट्री में वो तो बहुत जबरदस्त है। और मुझे मतलब लगता है कि शायद नीरज जी के बाद गीतकार की हैसियत से आपने जो एक अपनी जो पकड़ बनाई है, जगह बनाई है, वो नीरज जी तो हम लोग के आदर्श पुरुष हैं, उनके तो वो तो हमारे आदर्श पुरुष हैं, वो उनको तो गीतों का राजकुमार कहा जाता है। और वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, उनके पैर की धूल है हम लोग। लेकिन आपने लेकिन ये हमेशा वो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे। और आज भी मैं उनके कई गीत तो मुझे बहुत पसंद है, रंगीला रे, लिखे जो खत तुझे, ये सब गाने मैं बहुत गाता गुनगुनाता हूँ। वो गीतों के राजा हैं, तुम गीतों के राजकुमार हो। जी क्या क्यों साहब, ठीक कहा ना मैंने कानपुर वालों? जी 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 बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। ये गीतों के सुनी साहब, आप ये कानपुर से हैं? नहीं साहब, धामपुर। ये धामपुर अच्छा, रामपुर है, समझ गया। मैं इसका प्रारंभिक गुरु हूँ। मेरा और इसका गुरु और शिष्य का रिश्ता है। जी 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 जी। तो सर आप अपना नंबर आप इसमें डाल दीजिए। नंबर डाला हुआ है मेरा, अपना नंबर नोट करा दूं। मैं आपको नंबर भिजवा दूंगा, सर का नंबर मैं भिजवा दूंगा अमीन जी आपको। जी 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 जी। तो और कोई साथी संदीप जी से आज ये बहुत बेहतरीन मौका है, संदीप जी से कोई सवाल पूछ सकते हैं। संदीप जी नमस्कार। कौन, गगन बोल रहे हैं? हाँ मैं गगन हूँ, जयपुर से। जी जी गगन जी बोलिए। ओमिंदर जी हमारे बड़े भाई हैं। जी 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 हमारे भी बड़े भाई हैं। संदीप जी, मैं सबसे पहले तो आपको मैं इस बात की प्रश्न आज की, जब मेरे को आज पता लगा, मैं थोड़ा लेट आया हूँ, थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया था, तो लेकिन आज मेरी जब ये भाई साहब का मुझे मैसेज मिला तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये जो और इसके गीत हैं, खास तौर पे आशिकी 2 का, आशिकी 2 के सारे बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट वो उन गानों ने मतलब मुझे खुद को बड़ा से कहना चाहिए प्रेरणा थी, और इतना सॉफ्ट संगीत के साथ साथ जिस आपने मुझे लगा कि अरे कमाल है, आज तो ओमिंदर भाई साहब बहुत अच्छे उम्दा एक फीलिंग वाले हैं। तो मैं तो आपकी यहाँ तारीफ करना चाहूंगा। मेरा सवाल तो ऐसा कुछ खास नहीं, क्योंकि लगभग सब चीजें हो ही चुकी हैं। अप्रिसिएशन बहुत जरूरी है। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आपसे रूबरू मिला। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये जो आशिकी 2 जिसने लिखे हैं, मतलब एक दिन उनसे मतलब इस तरह से भी बात उनकी सुनूंगा मैं। इसके लिए सर आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत अच्छा लगा, और आप बिलोंग करते हैं मुझे और भी अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद। जयपुर भी मेरा बहुत फेवरेट शहर है। जयपुर में मैं बहुत बार, बहुत दोस्त है मेरे जयपुर में, बहुत ही साफ सुंदर जगह है, मुझे बहुत अच्छी लगती है जयपुर। आपके वो अजमेर गेट और उन सब जगहों पे, और टोंक फाटक के पास मैं रहता था कुछ समय, रहा मतलब जाके, तो मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक है चूंकि। और अजमेर में भी मेरे काफी दोस्त हैं, और मैं शायद अक्टूबर में बीकानेर जाऊंगा शूटिंग करने। अच्छा। मैं आपका नंबर भी एक बार क्योंकि भाई साहब से ले लूंगा। हाँ बिल्कुल ओमेन जी से ले लीजिएगा, हम लोग बिल्कुल नंबर पे कनेक्ट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे कनेक्ट, बिल्कुल। इस प्लेटफॉर्म पे तो क्या है कि एक बात अलग होती है, और जब फोन पर अलग बात होती है। बिल्कुल गगन जी, बिल्कुल गगन जी। बहुत बहुत आभार। थैंक यू, धन्यवाद। साथी कोई सवाल पूछना चाहे? संदीप जी मतलब बहुत आज का जबरदस्त सेशन रहा, और मैं थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। मतलब जैसे समझिए कि हम सब लोग कानपुर वाले बहुत ही जी शुक्रगुजार अदा करते हैं, और आप बहुत इसी तरह तरक्की के नए आगे बढ़े। शब्दों के साथ अगर कोई सवाल समझता हूँ जी, तो दोस्तों हम लोग विदा देते हैं आज संदीप जी को। जी बिल्कुल।
फिर मुलाकात होगी 5 तारीख। जी जी जी, नमस्कार, आप सबको नमस्कार मेरा फिर से, और फिर आगे बातचीत होती रहेगी, और कानपुर आऊंगा तो जरूर आप लोगों से मुलाकात होगी, इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार। सभी साथियों को सूचित कर दूं। संदीप, तो वो क्या नाम है, तुली जी? तुली साहब, हेलो, अपना नंबर इसमें बॉक्स में नंबर आप नोट करना चाहें कर लीजिए। हाँ बताइए। 9897 9897 85 499 499 लास्ट में 4। हाँ मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9897 निकलना पड़ेगा, रुको ले आ रहा है। 85 4994 9897 85 499 हाँ 499 लास्ट में 4। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलके। धामपुर हम लोग जा चुके हैं एक नाट्य कंपटीशन में। धामपुर में प्रतियोगिता होती है, एक नाट्य प्रतियोगिता होती है, तो उसमें हम लोग जा चुके हैं। कुली साहब हाँ जी, जी धामपुर हम लोग जा चुके हैं एक नाट्य प्रतियोगिता में, और बहुत अच्छा लगा। क्या है, इसी बहाने होता क्या है, इसी बहाने कभी मैंने शायद सोचा भी नहीं था कि शायद आपसे मुलाकात होगी। जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा इसको हैंडल करा है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं बल्कि आपको मोबाइल पे संपर्क। अच्छा, आपके इसी मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप है ना आपके इसी नंबर पे? तो अब हम लोग 5 तारीख को रंजीत कपूर जी से मुलाकात होगी। हेलो, और इसी के साथ हम लोग आज जो है आज का सेशन ये समाप्त करते हैं। तो सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ, और हम लोग 5 तारीख को मिलते हैं रंजीत कपूर जी। नमस्कार सर, दादा नमस्कार। अच्छा, सबसे पहले भाई गुरु